दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। यानी हम लोग अब पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? जब कभी आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सारे वेरिएबल्स, सारी कांस्टेंट एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे और राइट हैंड साइड हम इक्वेट कर देंगे जीरो के। जब हम ऐसा लिख देंगे तो इसे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये हमें कैसे पता चला? सिंपल, हमने देखा वेरिएबल हमारे पास x और y है, यहां पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। इसका मतलब कि ये है लीनियर फॉर्म में है क्योंकि पावर 1 है और 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये यहाँ पे a1 b1 और c1 क्या है? ये कांस्टेंट हैं। ये हम यहां पर बता देंगे कि भैया a1 b1 एंड c1 आर रियल नंबर्स, पहली कंडीशन है। और एक दूसरी कंडीशन हमें यहां लगानी होगी, दूसरी कंडीशन भी लगानी होगी। वो क्या है? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो समझ में आती है कि ये रियल नंबर है। ये कंडीशन अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं समझा दे रहा हूं। ये कहना चाह रहे हैं बच्चा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर का सम कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये a1 और b1 कभी भी साथ में 0 नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि ये सिचुएशन कभी नहीं होगी कि a1 भी 0 हो जाए और b1 भी 0 हो जाए, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये 0 के इक्वल होगा। अदरवाइज अगर मैं a1 को 0 कर दूं और b1 0 ना हो, मान लीजिए 2 हो जाए इसकी वैल्यू, 2 का स्क्वायर, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। या अगर मैं यहां पे 3 का स्क्वायर कर दूं a1 की जगह और b1 को 0 कर दूं, तो ये भी कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये 0 तभी हो सकता है जब a1 भी 0 हो जाए और b1 भी 0 हो जाए। ठीक है ना। बट जिस दिन ऐसा होगा उस दिन ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं वो तो गायब हो जाएंगे। इसका मतलब जो हम लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो तो खत्म ही हो जाएगा, वो तो दिखेगा ही नहीं। तो फिर हम डिस्कशन किस बात का करेंगे, है ना। तो इसलिए कंडीशन लगाई गई है कि a1 b1 c1 ये रियल नंबर होंगे और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कंडीशन क्या है और इस कंडीशन का मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, अभी तो एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ऐसा ही एक और हम लीनियर इक्वेशन लिख लें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो दूसरा भी लिख लेते हैं। हमने a2 ले लिया, x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे लिए। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, 2 लीनियर इक्वेशन हो गई। करेक्ट। अब सारी की सारी कहानी इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों इक्वेशन पर बेस्ड होंगी। तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कंडीशन नंबर 1 कि a2, b2, c2 आर क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या लगानी होगी? a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये कंडीशन हमें इस पे भी लगानी होगी। करेक्ट। ठीक है। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका आप मुझे आंसर बताएंगे और उन्हीं क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड हम अब आगे चल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बात बताइए, आपने जो रेलवे ट्रैक को तो देखा होगा, जब जहां पे ट्रेन चलती है ना, रेलवे ट्रैक, वो आपने देखा होगा, वो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है जो कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं है। ठीक। अच्छा, आपके रूम के जो अपोजिट साइड्स की जो वॉल होती हैं उनका भी कैसा स्ट्रक्चर बनता है? वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। जब कभी आप सिंबल्स यूज करते हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन का या एडिशन का, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। भाई यहां भी तो ये लाइन ही है, ये L1 है, ये L2 है,
ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये सब लाइन ही तो है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, आपने कभी देखा है आप जब सुई में धागा डालते हैं और धागा थोड़ा पतला होता है तो उसे और मोटा करने के लिए थोड़ा सा और आप धागा लपेट देते हैं उसी के ऊपर, थोड़ा सा और धागा लपेट देते हैं उसे और मजबूत करने के लिए। या आपने अगर पतंग उड़ाई है तो पतंग में जब आप कन्ना बांधते हैं तो वहां पर उसको मजबूत करने के लिए पहले आप एक सिंगल धागा लेते हैं, फिर उसको डबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो डबल करने का मतलब क्या है, आप उसे एक धागे को दूसरे धागे से मिला देते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं उसको और थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही तो करते हैं, यानी धागे के ऊपर धागा, धागे के ऊपर धागा, यहां भी धागे के ऊपर धागा लपेट देते हैं, ठीक है ना। अच्छा जब कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल ऐसे लाइन है, अब ये लाइन आपको बहुत पतली सी दिख रही है तो आप कहेंगे नहीं ये थोड़ा सा दिख कम रहा है, इस लाइन को थोड़ा और थिक किया जाए, तो इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। अभी कम है तो एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अभी और पतला है तो एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे करके इस लाइन के ऊपर हम कई सारी लाइंस खींच देते हैं, ठीक है ना, कई सारी लाइंस खींच देते हैं, होता है ना ऐसा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं और ये हर तरीका कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है, करेक्ट दोस्तों। ये डिफरेंस आप बचपन से देखते तो चले आ रहे हैं, बट अब हम लोग इस डिफरेंस को कुछ नाम दे देंगे, कुछ नया नॉमेनक्लेचर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने जो नंबर्स पढ़े थे बचपन में, ठीक है ना, उन नंबर्स को 8th क्लास तक तो हम नंबर्स ही समझते थे, बट जैसे ही हम 9th में आते हैं उन नंबर्स को कुछ नया नाम दे दिया जाता है। जैसे 0 से लेके भैया 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स को होल नंबर कह दिया। जो नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होंगे इन्हें हमने नेचुरल नंबर बोल दिए। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इनको हमने क्या बोल दिया, इंटीजर्स बोल दिए। फिर हमने जब ऐसा देखा कि 2/3 4/5 के फॉर्म में है तो उसे हमने फ्रैक्शंस बोल दिए, ठीक है ना। फिर हमने रैशनल नंबर बोल दिए, फिर हमने रियल नंबर बोल दिए, सबके नॉमेनक्लेचर क्रिएट कर दिए गए अचानक से, ठीक है ना। ऐसे ही अभी तक हम लाइन का जो स्ट्रक्चर देखते आ रहे थे, अब हम उनके कुछ नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, किस नाम से हम इन्हें मैथमेटिक्स की दुनिया में जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक लाइन को पकड़ते हैं। जब आपको इस रेलवे ट्रैक की जैसा लाइन दिख रही है तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, बट एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहती है। रूम के जो अपोजिट साइड्स की जो वॉल होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, बट उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। यहां भी लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। ये लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा पैरेलल लाइंस की खास बात क्या है, ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलती नहीं, कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। कभी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। भाई इमेजिन करिए कि जिस दिन ये ट्रैक एक दूसरे से मिल जाएंगे, ट्रेन के अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना, ट्रेन तो चल ही नहीं पाएगी उस पर। अच्छा एक रूम है, उस रूम की जो अपोजिट वॉल्स है जिस दिन वो मिल जाएंगी उस रूम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हें एक दूसरे से क्या होना पड़ेगा, अलग अलग चलना पड़ेगा, कभी वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह रेलवे ट्रैक कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि भैया पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, यानी उनका कोई आपस में कॉमन पॉइंट नहीं होता है, यानी उनका कोई सोल्यूशन आपको पूरी लाइफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम देख रहे हैं कि ये L1 और L2 कभी ना कभी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और जब भी कट करेंगे वो केवल और केवल एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसको और समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि दो स्ट्रेट लाइन है, क्या है, दो लाइन है, वो दोनों लाइन अगर पैरेलल है इसका मतलब कि नॉन इंटरसेक्टिंग है, क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब कभी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दिया गया तो आप ये समझ जाएंगे कि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है, इंटरसेक्टिंग, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, और जहां भी कट करेंगी वो बस एक ही बार वो कट कर पाएंगे, उसके बाद वो फिर कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, यानी वो एक सिंगल पॉइंट हमें मिलेगा इंटरसेक्शन का, करेक्ट। तो हमें दो बातें समझ में आई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस है,
और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वो एक दूसरे को कट करेंगी, यानी पैरेलल नहीं है वो, ठीक है ना। वो हमें सोल्यूशन देंगी, और कितना सोल्यूशन देंगी वो, यूनिक सोल्यूशन, यानी केवल एक सोल्यूशन मिलेगा। क्या, एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इस केस में, ठीक है। अच्छा, ये दो केस तो समझ में आ गए। व्हाट अबाउट दिस केस, जहां पे हम लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा रहे हैं, धागे के ऊपर धागा चढ़ा रहे हैं, मंझे के ऊपर मांझा चढ़ा रहे हैं, ऐसे केस में क्या होगा, ये समझने वाली बात है बच्चा। अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो मुझे पता चल रहा है कि यार जो लाइन पहले थी और जो लाइन हमने बाद में इसके ऊपर ड्रॉ करी है, वो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है ये। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा यहां ले लेते हैं, यहां भी वही बात हुई, यहां भी वही बात हुई, यहां भी, यानी किसी भी पॉइंट पे हम जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी लाइन एक के ऊपर एक है, उन सब के लिए वो जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो कॉमन है। और वो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब इस केस में या इस केस में या इस केस में जहां लाइन के ऊपर लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन है, धागे के ऊपर धागा हमने चढ़ा दिया है, ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी अब हमारे पास लाइन की तीन तरह की दुनिया है। एक दुनिया पैरेलल लाइंस कहलाती है जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एक दुनिया है जहां पर इंटरसेक्टिंग्स हैं, एक दूसरे को कट कर जाएंगी, और जब भी कट करेंगे हमें केवल और केवल एक सोल्यूशन मिलेगा। और एक लाइन की दुनिया ऐसी है जहां पर वो लाइंस एक दूसरे पे हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती हैं। ऐसे केस में हम लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब ऐसा सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। इस स्ट्रक्चर को डिपेंडेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं इस केस को, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसको डिटेल में समझने के लिए कि हम लीनियर इक्वेशंस अगर हमें गिवन है तो उनकी हेल्प से हम कैसे इसे समझेंगे कि कौन सी लाइन का जो इक्वेशन गिवन है वो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है, या वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, या वो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस है। ये कैसे हम पता करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग चलते हैं समझते हैं।